नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी आज, नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी बोले, भारत आतंक के सामने कभी नहीं झुकेगा। तो राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी सीधी चेतावनी। भारतीय सेना ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी। पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस, कांग्रेस ने ओम बिरला को लिखा पत्र तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को बताया आतंकवादी। बयान पर मचा भारी बवाल, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में चुनावी महासंग्राम, कल होगी वोटिंग, तैयारियां पूरी। वोटिंग से पहले आईपैक रेड केस में सुप्रीम कोर्ट में फंसी सीएम ममता, सुप्रीम कोर्ट ने जमकर ममता बनर्जी को फटकारा। केजरीवाल की लीक कोर्ट वीडियो पर पीआईएल लगाए गए साजिश के गंभीर आरोप, अवमानना की याचिका पर सुनवाई से जज ने खुद को किया अलग। सीजफायर बढ़ाने के बाद ट्रंप बोले, ईरान कंगाल हो रहा, नाकेबंदी से रोज 500 मिलियन नुकसान। ईरान बोला, नाकेबंदी हटने के बाद भी होगी बातचीत। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पहलगाम बरसी की। जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले को आज 1 साल पूरे हो गए हैं। इस आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों को याद करते हुए कहा कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा। आतंकवादियों के घिनौने मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। राहुल गांधी ने भी बरसी पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट है और नफरत और डर के सामने कभी नहीं झुकेगा। बरसी पर भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी कड़ी और अटल नीति दोहराई है। सेना ने साफ कहा है कि भारत के खिलाफ किसी भी हमले का जवाब तय है और न्याय हर हाल में किया जाएगा। सेना ने एक पोस्टर भी शेयर किया है जिसमें 3 सैनिकों की तस्वीर के साथ ऑपरेशन सिंदूर जारी है लिखा गया है। साथ ही राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी उकसावे का करारा जवाब मिलेगा। सर, पहलगाम को आज 1 साल पूरे हो गए, आज बरसी है। भारत का साफ संदेश कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ऑपरेशन सिंदूर केवल पाकिस्तान के खिलाफ जारी नहीं है बल्कि देश के गद्दारों के खिलाफ भी जारी है, क्योंकि पहलगाम की बरसी होनी थी और उससे पहले संसद के सत्र में जिस तरीके से राहुल गांधी ने इसका जिक्र किया, इनडायरेक्टली ही सही, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को जादूगर कहा, संकेत तो यही था कि देखिए जादूगर कैसे जादू दिखाता है। यानी पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा, स्पष्ट संकेत था कि मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा। मुस्लिम आतंकवादियों ने हिंदुओं की पहचान पूछ पूछ कर हत्या की और उसमें राहुल गांधी की पूरी टीम लगी हुई है कि नहीं नहीं, इसे ढपने की कोशिश करो, किसी तरीके से पुलवामा पहलगांव को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ उपयोग करो। तो अभी जो श्रद्धांजलि दी जा रही है उसमें एक तरफ तो श्रद्धांजलि के साथ पाकिस्तान को चेतावनी है, देश के गद्दारों को चेतावनी है, लेकिन दूसरी तरफ जो श्रद्धांजलि दी जा रही है उसमें डर और नफरत के खिलाफ। ये राहुल गांधी डर और नफरत के खिलाफ, ये किसकी नफरत की बात करते हो? क्योंकि हर मंच पर नफरत की बात जब आती है तो राहुल गांधी आरएसएस का नाम लेते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। तो ऐसे स्थिति में ये पहलगांव की बरसी सेना, भारतीय जनता पार्टी, सरकार, मोदी और राजनाथ सिंह, ये सबका स्पष्ट संकेत है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, देश के बाहर के दुश्मनों के लिए भी और देश के अंदर के दुश्मनों के खिलाफ भी। बिल्कुल। तो पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल बीत चुके हैं और कई सारे देश आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी की मुहिम के साथ खड़े हैं, पीएम मोदी के ठोस फैसले की तारीफ भी कर रहे हैं। पर हमारे देश का विपक्ष भटक गया है। कांग्रेस पार्टी, जिसमें बयानबाजी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। कांग्रेस के एक के बाद एक नेता प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहरीले बयान दे रहे हैं और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्तिजनक बयान
देते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी बताया है। खड़गे के इस बयान को लेकर जबरदस्त राजनीति गर्म है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आज मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात भी की और खड़गे पर कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता खड़गे के बयान पर पलटवार कर कांग्रेस को घेर भी रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दाखिल करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने 18 अप्रैल को राष्ट्र को संबोधित करते हुए विपक्ष के सदस्यों पर आरोप लगाए और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। सर, कांग्रेस पार्टी को पीएम मोदी से दिक्कत क्या है? दिक्कत तो एक ही है कि उनको पता है कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं, जब तक उनके स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी है, जब तक वो खुलकर बात करेंगे, पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाते रहेंगे, तब तक कांग्रेस सत्ता से दूर रहेगी। अब इसके बड़ा दिक्कत और कांग्रेस को या फिर राहुल गांधी की टीम को क्या हो सकता है? तो इसलिए राहुल गांधी ने जो पिछले कुछ समय पहले पूरे गांधी नेहरू परिवार ने ये खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया शशि थरूर के बदले। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया ही इसलिए गया था कि एक तो दलित कार्ड खेलते रहेंगे, मल्लिकार्जुन को खड़गे को खुली छूट मिली रहेगी, इनके पास संगठन की ताकत तो है नहीं, न ये स्टार कैंपेनर है कि कुछ भीड़ इकट्ठा कर सके प्रधानमंत्री मोदी के सामने। कम से कम ये उनके खिलाफ बोलने के लिए तो तैयार रहेंगे, उलूल जुलूल भाषा का इस्तेमाल करेंगे, मीडिया कंट्रोवर्सी होगी और फिर हम दलित कार्ड खेलेंगे। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम में बोला और उनके खिलाफ जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला तो ये पूरी कांग्रेस उठ खड़ी हुई। बुजुर्ग नेता हैं, दलित नेता हैं, दलित के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। तो अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे को बेलगाम छोड़ने के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है, सोनिया गांधी जिम्मेदार है। ऐसी स्थिति में तो इन लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो तो बुजुर्ग नेता हैं, उनकी जुबान क्या दिमाग भी फिसली हुई है। जो स्थिति है, जो व्यक्ति अपनी ही पार्टी के बगल में बैठे हुए राहुल गांधी को बार बार राजीव गांधी की हत्या के बदले राहुल गांधी को शहीद बता देते हैं, उनके जुबान पर तो भरोसा नहीं। लेकिन ये पूरी कांग्रेस की जो तरीके अभी डेवलप हो रहे हैं, जो लग रहा है कि खींच इतनी हो गई है, नफरत इतना ज्यादा है कि प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने के लिए सारी परंपराएं भूल जाते हैं। ये कौन से आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया पीएम मोदी ने, जब वो दूरदर्शन पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं? कोई राष्ट्र को संबोधित करने के लिए किसी पार्टी का नाम नहीं लेना है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन फिर भी आरोप लगाएंगे और आरोप चुनाव आयोग से भी लगाएंगे। अब ये प्रिविलेज नोटिस देकर आए हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजेंगे। ये बेवकूफी ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी कर चुके हैं। तो ये जितनी बेवकूफियां करेंगे, जैसे कहा जाता है जब गुस्से में लोग फैसला लेते हैं तो उसके बाद उसका विनाश ही होता है। कांग्रेस उसी विनाश के पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। देश को जल्द ही कांग्रेस से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। जी, अब बात विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल में कल 16 जिलों की 152 सीटों पर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। इस चरण में 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उधर तमिलनाडु में भी कल राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। चुनाव को लेकर तैयारियां जबरदस्त है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तो वहीं ममता बनर्जी वोटिंग से पहले बड़ी मुसीबत में फंसी हैं। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में आईपैक रेड मामले को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को जांच में दखल देने पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि एक मुख्यमंत्री का जांच के बीच में हस्तक्षेप करना लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। जस्टिस पीके मिश्रा की बेंच ने इसे केंद्र राज्य का नहीं बल्कि व्यक्तिगत कृत का विवाद बताया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सिस्टम को चुनौती नहीं दे सकता है। सर, कल तो फर्स्ट फेज की वोटिंग बंगाल में, लेकिन इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी आज ममता बनर्जी को लेकर की है वो तो बड़ा शर्मनाक है। शर्मनाक इतना है कि ममता बनर्जी को अब सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि नहीं, हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं। आप किस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही हो? क्योंकि ईडी ने एक याचिका दायर की और कहा कि ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया है। अगर हस्तक्षेप किया जांच में तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच करने के लिए एफिशिएंट तरीके ईडी के पास नहीं है, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग के जांच करने वाली एजेंसी है। अगर कॉन्स्पिरेसी की जांच करनी है तो वो सीबीआई ही इसमें एक्सपर्टीज रखती है।
सुप्रीम कोर्ट में आप लड़ रही हो इस बात के लिए कि नहीं हम जांच नहीं होने देंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई है। आपको तो स्पष्ट तरीके से कहना चाहिए कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमने कोई गलती नहीं की है, तो सीधे तरीके से सीबीआई की जांच सौंपो और उसके बाद उस पूरे मामले की जांच करो कि किसने फोन किया ममता बनर्जी को कि ईडी का रेड पड़ने वाला है। प्रतीक जैन ने तो नहीं किया, तो फिर किस अधिकारी ने फोन करके बताया ममता बनर्जी घर पे बैठी हुई होंगी। इनको सूचना उसी अधिकारी ने दिया होगा जिसे कोऑपरेट करने के लिए ईडी की टीम उस लोकल एरिया में, चाहे थाना में, पुलिस के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जानकारी देती है कि हम रेड करने जा रहे हैं। इन लोगों ने जो किया, फोन किया, तो ममता बनर्जी वहां से चलने के पहले डीजीपी को क्यों फोन करके आई? डीजीपी, डीसीपी, एसीपी, ये सारे अधिकारी क्यों आए वहां? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं तो अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से अपने सुरक्षा के लोगों के साथ आते, पूरी पुलिस फोर्स को वहां जुटाने की क्या जरूरत थी? ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, तो इस कॉन्स्पिरेसी के लिए सीबीआई जांच के लिए अनुमति दो, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट से लताड़ खाते खाते, डांट खाकर फिर से अंतिम फैसला तो यही होना है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश देगा और उसके बाद ममता बनर्जी चुनाव में हार के बाद फिर से सीबीआई के चंगुल में फंसती नजर आएगी। जी बिल्कुल, तो वोटिंग से पहले ममता बनर्जी बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल को भी बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल एक पीआईएल का सामना कर रहे हैं जिसमें वो बुरे फंस गए हैं। मामला दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है। वीडियो लीक करने का ये मसला है, जिस वीडियो में दिख रहा है कि केजरीवाल एक जज के सामने खुद को अलग करने की मांग कर रहे हैं, जबकि कोर्ट की अनुमति के बिना इसे रिकॉर्ड या शेयर नहीं किया जा सकता। याचिका में दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल, कुछ राजनीतिक नेता और पत्रकार रवीश कुमार ने मिलकर एक साजिश की जिसका मकसद इस वीडियो को लीक करने के न्यायपालिका की छवि को खराब करना था। याचिका के मुताबिक कोर्ट की कार्रवाई को बिना इजाजत रिकॉर्ड करना 2015 में बने नए नियमों का उल्लंघन है। 15 अप्रैल को गूगल और मेटा को शिकायत दर्ज कराने के बाद भी वीडियो अब भी ऑनलाइन दिख रहा है। याचिका में इसमें शामिल लोगों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस वीडियो को तुरंत हटाने की अपील की गई है। हालांकि सुनवाई के दौरान जज जस्टिस तेजस कारिया ने खुद को सुनवाई से अलग भी कर लिया है। सर, क्या एक और नई मुसीबत में अरविंद केजरीवाल फंसते दिखाई दे रहे हैं? यह बड़ी मुसीबत है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बेइज्जत किया इस सुनवाई के दौरान, वो रिकॉर्ड करके बाहर नहीं भेजेगा। जो हर बार सवाल अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब हम बात कर रहे थे तो ये लोग चीख चिल्ला रहे थे। सीधे तौर पर स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि ये चीखना चिल्लाना क्या होता है, वो प्लीड कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल माफी मांगने लगा, नहीं नहीं सॉरी, हम पहली बार अदालत में खुद को पेश कर रहे हैं इसलिए घबराहट हो रही है। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी बात पर, हर बात पर अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई गई कि हमें चिढ़ाओ नहीं, आप क्या बोलना चाहते हो स्पष्ट तरीके से बोलो। ममता बनर्जी की तरह ये भी वकील बनने चले थे। ममता बनर्जी जैसे सुप्रीम कोर्ट आई, अरविंद केजरीवाल कहे हम खुद को डिफेंड करेंगे। डिफेंड कैसे किया कि आपके बच्चे अटॉर्नी जनरल के कार्यालय में काम करते हैं, सरकार के साथ काम करते हैं। इसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के किसी के परिवार के ऊपर बात होगी तो सारे के सारे जज को इस्तीफा देना पड़ेगा। उनका परिवार है, वो कहीं ना कहीं काम करेंगे और काम सरकार के स्तर पर ही होता है। सारे लोग वकील तो नहीं हो सकते। अगर कोई भी सरकारी नौकरी कर रहा है तो क्या उसे उससे हटा दोगे? तो इसलिए विचारधारा की बात मत करो कि हम अगर एडवोकेट परिषद की बैठक में गए तो हमारी विचारधारा क्या है, ये कुर्सी पर आने के बाद पंच परमेश्वर की तरह होता है। हम संविधान की शपथ लेते हैं और यही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इनके कुछ लोगों को जमानत दी थी। बेशर्मी से चला गया उसे हटाने के लिए, लेकिन इनकी कॉन्स्पिरेसी बड़ी थी कि जो अरविंद केजरीवाल बोलने वाला है आरटीआई की जानकारी के अनुसार, वो ये बदनाम करे कि देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी ये जुडिशियरी पर कैसे कब्जा करके बैठे हैं कि जिन लोगों को जज बनाया गया है उनके परिवारों को अपने साथ काम पर लगाया गया है। अब ये दिखाने की कोशिश थी और इसलिए सामने में जो बोले उसे रिकॉर्ड किया गया और बाहर सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया। इसी बात को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है और पहले तो हाईकोर्ट ने कहा था सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बड़े यूट्यूबर, इन लोगों को जल्द से जल्द
वो वीडियो हटाने की बात कही गई थी, अभी तक है। तो इसका मतलब है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये अरविंद केजरीवाल और उसके इर्द गिर्द के केजरी एंड गैंग जो है वो सब नपने वाला है, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट के जज का सवाल है। और इसीलिए केजरीवाल के खिलाफ पूरा दिल्ली हाई कोर्ट अब है कि ये तो पूरी जुडिशरी को बदनाम करने में लग चुका है। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव में एक नया मोड़ आ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां सीजफायर बढ़ाने का ऐलान किया, वहीं ईरान ने इसे साफ तौर पर ठुकरा दिया है। तेहरान का कहना है कि वो इस एकतरफा फैसले को नहीं मानता और अपनी राष्ट्रीय हित के हिसाब से ही आगे कदम उठाएगा। सीजफायर बढ़ाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने समुद्र में अमेरिकी नाकेबंदी की तारीफ भी की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईरान आर्थिक रूप से टूट रहा है, उसके पास पैसों की कमी हो रही है, इसीलिए तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना चाहता है। वहीं ईरान के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने कहा है कि नाकेबंदी हटने के बाद ही अमेरिका से बातचीत हो सकती है। सर, सीजफायर का एक्सटेंशन डोनाल्ड ट्रंप किस नीति से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो बैकफुट पर है, वो समझ नहीं पा रहा कि हम आगे कैसे बढ़े। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले कहा कि हम किसी दबाव में नहीं हैं, न इंटरनल दबाव में न एक्सटर्नल दबाव में। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अमेरिका का भी दबाव, वहां पर इसके कैबिनेट का भी दबाव, लोगों का भी दबाव है और एक्सटर्नल प्रेशर भी है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर में अब पूरा यूरोपीय यूनियन सामने आ गया है। 30 देशों के साथ बातचीत हुई है और सबका मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना चाहिए। और इसके लिए अब ब्रिटेन आगे आया कि ये सीज फायर और जंग का ये खेल चलता रहेगा। इसीलिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस लगाए गए हैं, ईरान ने भी लगाए हैं, उस माइंस को क्लियर करने के लिए अभी स्टीव कार्मर की बैठक हुई कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से कि हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, अपने शिप का इस्तेमाल करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को माइंस मुक्त करेंगे ताकि आवाजाही सही से हो सके। ये ट्रंप और ईरान के चक्कर में पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं हो सकती है। इसलिए अब ट्रंप को लग रहा है सीज फायर एक्सटेंड करो, क्योंकि चीन भी बीच में कूद गया था। अब चीन कह रहा है कि नहीं, सीज फायर को एक्सटेंड करके ट्रंप ने अच्छा काम किया। मतलब अब ट्रंप ऐसे जाल में फंसा हुआ है कि वो एक्सटर्नल प्रेशर में भी है कि अगर हम सीधे तौर पर अपने प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इनडायरेक्ट कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो कोई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और ईरान के साथ इस जंग में उसकी एक बड़ी ट्रंप की बड़ी स्ट्रेटजी यही रही है कि उस पूरे एरिया पर हम कब्जा करें, इनडायरेक्ट ही सही, और आगे आने वाले समय में अमेरिकी ताकत का विस्तार अरब के साथ फारस की खाड़ी में भी करें। इसलिए अभी ये ढुलमुल नीति अपना रहे हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे देश इकट्ठा हो रहे हैं। मतलब अमेरिका को अभी एक बड़ी जंग जीतनी बाकी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समझाने धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।